आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हितप्रियं भारत भारतम हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के मेहमान। श्रोताओं, पिछले सप्ताह आप सुन रहे थे चरित्र अभिनेता, लेखक और निर्देशक सौरभ शुक्ला से कमल शर्मा की बातचीत बाकी थी, तो आइए सुनते हैं सौरभ शुक्ला से कमल शर्मा की बातचीत का ये दूसरा भाग। बहरहाल सत्या, इस फिल्म में आपने काम किया, इससे बतौर लेखक जुड़े, लेकिन फिर आपने निर्देशन भी किया जी। वो एक और तीसरा आयाम आपकी प्रतिभा का। उस तरफ जब आप मुड़े तो पहली कौन सी फिल्म आपको मिली निर्देशक के रूप? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी पहली फीचर फिल्म से पहले मैंने टेलीविजन पे करना शुरू किया, और टेलीविजन पे बहुत अच्छा काम उस समय के हिसाब से और मेरी समझ के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा काम किया। निर्देशन का जो पहला काम मैंने किया था उसमें राइटिंग मैंने नहीं की थी, उसमें सिर्फ निर्देशन किया था, और उसको लिखा था जो मेरी पत्नी हैं बरनाली, जो कि खुद अपने आप में एक राइटर हैं और फिल्मकार हैं। वो पहली फिल्म मैंने उनकी लिखी हुई डायरेक्ट की थी, उन्होंने ही प्रोड्यूस भी की थी फिल्म। उसका नाम था मिस्टर मेहमान, जिसमें रजत कपूर ने काम किया था और मानसी जोशी थी उस फिल्म के अंदर। और उस फिल्म के लिए मुझे रापा अवार्ड मिला था उस साल का, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, और उससे बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई थी और मुझे पहली फिल्म उसके बाद मिली थी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन इस फिल्म के दौरान एक घटना हुई कि मेरी पत्नी ने मुझे ये कह दिया कि भाई आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। उसका रीजन ये था क्योंकि होता क्या है कि एक छवि जो होती है आदमी की, वो एक प्रोटोटाइप बना दिया जाता है कि भाई अच्छा सौरभ ने सत्या लिखी है तो राइटर तो है ही, अच्छा ठीक है, डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली बिना ये जाने कि वो लिखी किसने है, वो मुझे डेडिकेट कर दी गई वो फिल्म कि भाई अच्छा लिखा भी इन्होंने। तो नॉर्मली ऐसे ही होता। तो उसके बाद हमारा पत्नी और मेरे बीच में ये बात हो गई था कि भाई हम लोग साथ काम नहीं करेंगे। और आज तकरीबन इस बात को हो गए 10 साल। उन्होंने मेरे लिए कभी नहीं लिखा, जबकि वो बहुत अच्छी राइटर है। उन्होंने अभी अभी अपने लिए एक फिल्म बनाई है, अपनी पहली फिल्म बनाई है। हमारी ये शर्त है कि जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद हम लोग साथ काम करेंगे। क्या बात? उसके बाद मेरी पहली फिल्म थी मुद्दा, जिसको बहुत कम लोगों ने देखा है, और मैं बहुत खुश हूं कि बहुत कम लोगों ने देखा है। क्यों? उसका रीजन ये है कि वो फिल्म जो थी वो फिल्म वो नहीं बनी, और उस फिल्म से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब एक फिल्मकार शुरुआत करता है, अपने शुरुआती दौर में होता है, तो 1000 तरह के प्रेशर्स उस पे होते हैं, डर होता है। आपको पहली बात तो यही नहीं मालूम कि आप पहली बार फिल्म बनाने जा रहे हैं, आप क्या बना पाएंगे फिल्म। पहला प्रेशर तो इसी बात का होता है। उसके बाद दुनिया के जो प्रेशर्स होते हैं, अब मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि गलती किसकी थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हर फिल्मकार से मैं यही, नए फिल्मकार से मैं हमेशा यही कहता आया हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि भाई फिल्म वही बनाओ जो तुम बना सकते हो, और उसके साथ बनाओ जो वही फिल्म बनाना चाहता हो जो तुम्हारी फिल्म है। क्योंकि अगर सामने जो अक्रॉस द टेबल आपके सामने आदमी बैठा है, अगर वो ये सोच रहा है कि मैं मैनेज कर लूंगा, और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको मैनेज कर लूंगा, तो वो मैनेजमेंट में ही सब कुछ निकल जाता है, फिल्म कुछ नहीं बनती। मिसमैनेजमेंट हो जाता है। और ये मुद्दा उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुद्दा आज तक इज वन ऑफ माई फाइनेस्ट स्क्रिप्ट्स। इट वॉज very nicely written, and it was very realistic, and it was a very beautiful film, but it got completely butchered during the process. मैं इस पे आऊँगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना भूल गया आपसे। जब थिएटर का हम जिक्र कर रहे थे, चर्चा चल रही थी, उस दौरान आपने बहुत सारे नाटक भी निर्देशित किए। जी। अच्छा, तो जब फिल्म के निर्देशन की तरफ आए, तो जब हम नाटक निर्देशित करते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा स्टेज है हमारे सामने। यहाँ पर आपको कैमरे के पीछे रहना पड़ता है, सेलुलॉइड के फ्रेम में और पूरे एक स्टेज के फ्रेम में। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या आपको बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होता है?
मैं इस बात को बहुत सिंपली आपको बताता हूँ। जो शेखर ने मुझे एक बात कही थी, जब मैं बैंडिट क्वीन के लिए जब कास्टिंग उन्होंने की थी मेरी, तो एक रिहर्सल हो रही थी, एक सीन लिख के आया था नया नया, और मुझे और सीमा को पढ़ना था, एंड इट वाज अ वेरी फनी सीन। उसमें काफ़ी पंचेस थे सीन में, तो कुछ 10-15 लोग बैठे थे और रीडिंग हुई, तो सीमा ने और मैंने पढ़ना शुरू किया, और एकदम जो कहते हैं ना एक्टर का जो करेक्ट पंच होता है, जो करेक्ट टाइमिंग होती है, वो हम लोगों ने किया। इट वॉज क्वाइट अ सक्सेसफुल रीडिंग एंड एवरीबडी लाफ्ड एंड वी वर वेरी हैप्पी एंड आई थॉट कि शेखर विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो शेखर चुपचाप ऐसे देखते रहे खाली। फिर शेखर ने कहा कि यार बहुत अच्छा किया, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? बोले देखो क्या है सौरभ, कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी क्लियर है कि मैं चाहे तुमसे 4 फुट दूर बैठा हूं और या चाहे मैं 50th रो पे बैठा हूं, कल अगर तुम इतना क्लैरिटी करके, इतना क्लियर और इतना उसको साउंड उसका इतना करेक्ट दोगे, तो मैं कैमरा जाके 50वीं सीट पे ही रखूंगा। कल तुम जितना छुपाओगे मैं उतना पास आऊंगा, और अंततः जब तुम फुसफुसाने लगोगे तो कैमरा लेके मैं स्टेज पे चढ़ जाऊंगा, जो कि थिएटर नहीं कर सकता है, ऑडियंस स्टेज पे नहीं चढ़ सकती है। कल अगर तुम फुसफुसाओगे मैं स्टेज पे चढ़ जाऊंगा, और अगर तुम मुझसे मुंह पलट लोगे तो मैं कैमरे का एंगल बदल के दूसरी साइड से शॉट लूंगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड सिनेमा। क्या बात? सिनेमा जो है इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल एंड इट लाइक्स मोर ऑफ रियल इमेजेस। सिनेमा में एक कमाल की चीज है कि बहुत ही फैंटास्टिक वर्ल्ड होता है सिनेमा का, लेकिन जो रियलिज्म होता है सिनेमा का, जो रियल इमेज का जो एक वो होता है, जैसे मैंने ये कई बार महसूस किया है, आपने भी देखा ही होगा, या कभी भी अगर आप इस बात को महसूस करें, आप नेकेड आई से देखिए इसी कमरे को, और यहीं पर जब मैं अपना कैमरा लगाता हूं, एंड व्हेन आई लुक थ्रू द आई पीस, द होल वर्ल्ड चेंजेस। दिस ग्रीन, दिस कॉम्पोजिशन विल चेंज एवरीथिंग। So that is what is the magic of cinema, which you have to understand. And theater में भाषा का बहुत महत्व है, डायलॉग्स का बहुत महत्व है। लोग जो बात करते हैं उसके जरिए हमें उनकी कहानी पता लगती है, उनका मानसिक स्थिति पता लगती है। जबकि चूंकि कैमरा ज़्यादा फ्लूइड है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा, वो कट करके ऊपर भी जा सकता है, वो ट्रैक भी कर सकता है, वो काट के शॉट जो है वो कश्मीर के पहाड़ का भी शॉट लग सकता है, राजस्थान का भी शॉट लग सकता है उसमें। तो उस वजह से आपके पास मनस्थिति कहने के, भाषा के अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जो आपको समझना पड़ेगा एज अ मीडियम। थिएटर का मीडियम एकदम अलग है, थिएटर की जो इमेजरी है वो बिल्कुल अलग है, और सिनेमा की इमेजरी अलग है। दैट इज द बेसिक। तो आपने वर्ल्ड सिनेमा भी देखा, और बचपन से आपके परिवार में फिल्में देखी जाती रही, ना केवल हिंदी, बाहर का सिनेमा भी देखा जाता रहा। किस फिल्मकार की जो सिनेमा की भाषा ने, उसके क्राफ्ट ने आपको बहुत इम्प्रेस किया? मैं कहूँ मैंने कभी वैसे तो इस बात का कभी हिसाब किताब रखा नहीं कि किसने क्या दिया, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। जैसे जॉन फोर्ड की एक फिल्म है, हाउ ग्रीन वॉज माई वैली। मुझे मालूम नहीं था जॉन फोर्ड कौन थे, वो टेलीविजन में देखी थी मैंने फिल्म, वो आई वॉज ग्लूड टू दैट फिल्म एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फिल्म। एंड बाद में मुझे पता लगा कि जॉन फोर्ड बहुत बड़ा नाम थे, उन बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। तो जॉन फोर्ड उसमें से एक रहे। मुझे तार्कोवस्की, जो कि मुझे कभी समझ में नहीं आए, तार्कोवस्की की मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, सैक्रिफाइस देखी मैंने, स्टॉकर देखी, मुझे वो बहुत कठिन फिल्मकार लगे। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आता था वो कहते क्या थे, लेकिन वो कहते क्या थे कि चक्कर में आप बहुत सारी अपनी बातें उसमें समझ लेते हैं, जो उनकी फिल्मों की खासियत रही है। और उनकी टेकिंग और उनका जो विजुअल एक वो है, उसने बहुत मुझे इम्प्रेस किया। आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय किस्लॉस्की। उनका जो एक बिल्कुल आम बोलचाल और एक आम इमोशन को पकड़ने का जो एक तरीका रहा, सहज, बहुत ही सहज, वो बहुत ही सहज कि सीधा सीधा एकदम जो उन्होंने कहा, वो बहुत अच्छा रहा। कुरोसावा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और कुरोसावा की एक थोड़ा सा लेसर नोन फिल्म है, वो कुरोसावा के फिल्मों की तरह बहुत ही मैग्नम ओपस उस पर नहीं है, राजाओं की कहानी नहीं है, मॉडर्न डे की कहानी है, और एक किडनैप के ऊपर कहानी है। इनफैक्ट एक हिंदी फिल्म भी उस पर बनी थी, इनकार करके एक फिल्म बनी थी, वो एक्चुअली कुरोसावा की फिल्म है। तो वो एक बहुत ही कमाल की फिल्म, उन्होंने किडनैपिंग के ऊपर एक फिल्म बनाई थी,
वो एक फिल्म है, और इकुरू करके उनकी एक फिल्म है, जो कि मॉडर्न डे, एक आदमी जो है कैंसर से मर रहा है एंड ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, यू नो, दैट इज व्हाट इज द फिल्म अबाउट। उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। फिर बहुत सारे लोग रहे, मॉडर्न में तो बहुत सारे हैं। ईरानियन सिनेमा ने मुझे बहुत ज्यादा इन दिनों बहुत खास उससे चर्चा में आया है, क्योंकि एक लंबे समय तक दरवाजे बंद थे जहां, लेकिन उसके बाद में ऐसे खोले तो बहुत सारे संभावनाशील फिल्मकार वहां से भी बहुत अच्छा सिनेमा लेकर के बहुत अच्छा सिनेमा, उनका सिनेमा तो मतलब इतना ज्यादा। एक मुझे हिंदी की एक कहावत मैंने सुनी थी, अशोक चक्रधर जी ने कहीं कहा था कि कठिन हमेशा कठिन नहीं होता है, लेकिन सरल तो कभी भी सरल नहीं होता है। क्या बात है। तो ईरानियन सिनेमा देख के जो बात मुझे समझ में आई कि भाई उनकी कहानी अगर आप देखें तो एक जूते के ऊपर कहानी, एक जूता सिलना है और वो जूता बेचारा खो गया है, अभी वो जूता वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरी फिल्म है। इतनी सरल फिल्म अगर आप बना सकते हैं तो यानी आपके पास कहने को और आपका जीवन का नजरिया जो है वो इतना बड़ा है कि आप एक उसमें 2 घंटे की बात आप कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही पावरफुल चीज है। और इसी तरीके से चाइनीज सिनेमा भी बहुत अच्छा काम हुआ है। जी हाँ, क्योंकि वैसे तो वो अपने मार्शल आर्ट और इस तरह की कुंग फू के हाँ, मगर वो उसको छोड़ दिया जाए तो जैसे गंभीर सिनेमा पर भी काम, गंभीर सिनेमा में जैसे उनके यान जिमो जो उनके डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। क्योंकि अकीरा कुरोसावा के आपने जिक्र किया, वो तो फिल्म की विधा से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं या फिल्मकार हैं और जो गंभीर दर्शक हैं, वो उनके सिनेमा को बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर हम अपने इंडियन सिनेमा की बात करें, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ ऐसे कद्दावर लोग हुए हैं जिन्होंने सिनेमा की अपनी भाषा दी और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ के पूरे जो सांस्कृतिक परिवेश था उसको ध्यान में रखते हुए, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की संगीत की जो विरासत है उसको ध्यान में रखते हुए, उनको तो सब जानते हैं। लेकिन अगर हम इधर जो बदलाव आया सिनेमा में और कुछ लोग बदलाव लेकर के आए हैं, उनमें जो बहुत ही संभावनाशील युवा फिल्मकार आपको लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो आगे जाकर के सिनेमा को सच में सिनेमा में क्रांति सी कर सकते हैं, ऐसे कौन से नाम हैं? ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अनुराग कश्यप हैं जी, विशाल भारद्वाज हैं, जो बिल्कुल यंग फिल्म मेकर्स हैं। जी, मैं अभी उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं जो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे, जैसे शेखर कपूर हैं, राम गोपाल वर्मा हैं, मणि रत्नम हैं, ये लोग बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। यंग फिल्म मेकर्स में अभी जिन्होंने इश्किया बनाई, अभिषेक जी, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। जिन्होंने रॉक ऑन बनाई, फरहान बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स और बहुत अच्छे राइटर्स इस वक्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई क्रांति हो रही है सिनेमा में इस वक्त। हम लोग एक्चुअली जो हमारी लॉस्ट ग्लोरी है, अगर आप हमारा सिनेमा 70 के दशक के मध्य से पहले का सिनेमा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से उस तरह का सिनेमा पूरे वर्ल्ड में हमारा सिनेमा कहीं भी खड़ा हो सकता है। बिमल रॉय का एग्जाम्पल लीजिए, बंदनी, आप वो फिल्म देखिए, क्या हिम्मत थी किसी के पास कि वो फिल्म ये बना सके? बीच में नहीं बना सकता। आज फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बंदनी जैसी भी कहानी हो तो बनाइए। शारदा जो राज कपूर साहब की फिल्म है, जिसमें राज कपूर साहब थे, वो फिल्म जो उस आइडिया के लेवल पर, वो फिल्म मेरे ख्याल से आज सोचते हुए भी डर लगता है कि भाई ऐसी फिल्म क्या बना पाएंगे हम लोग कभी, या जागते रहो है। खुली जेल के कॉन्सेप्ट पे वी शांताराम साहब की फिल्म है, वी शांताराम साहब की फिल्म है, बहुत सारी फिल्म। और उसके बीच में भी मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, विजयानंद साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनको उनका ड्यू उस तरीके से नहीं मिला। वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही जीनियस फिल्म मेकर थे, अपने समय से कहीं आगे, और उसी के साथ साथ बोरियत कभी नहीं लाते थे अपने सिनेमा में। बिल्कुल सही, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो मेरे ख्याल से हर एक के बस की बात होती नहीं है। भाई उनकी 3 फिल्में जो मेजर जो हिट रही हैं वो तो मुझे याद आती हैं, जॉनी मेरा नाम है, गाइड है, तीसरी मंजिल है, और ज्वेल थीफ है जी, तेरे मेरे सपने हैं। गोल्डी साहब के साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला। हाँ, बताइए। जब मैं मुंबई पहली बार आया, शेखर, इनफैक्ट मैं मुंबई कैसे आया उसकी भी घटना आपको बता देता हूँ। मैं बैंडिट क्वीन जब कर रहा था तो शेखर ने मुझसे पूछा, एक दिन ऐसे बैठे हुए लोग पहाड़ पे बैठे हुए थे, तो शाम का वक्त था, तो बोले कि भैया बोल तुझे क्या अच्छा लगता है? सिनेमा अच्छा लगता है, थिएटर अच्छा लगता है? मैंने कहा नहीं सर, थिएटर ही अच्छा है, वो एक्टर के लिए थिएटर ही अच्छा होता है, सिनेमा अच्छा है। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि लेकिन सर ये है कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं
कभी अगर मुंबई आया तो आप मुझे प्लीज़ अपना असिस्टेंट ले लीजिएगा। तो वो हंसने लगे, बोला अच्छा नहीं कोई बात नहीं, मैं तेरे को एज एन एक्टर बुलाऊंगा। तो मुझे लगा कि बोल दिया होगा ऐसे ही, बट ही डिड कॉल मी एंड इन अ ईयर्स टाइम he called me for a serial called तहकीकात, which was my first work in Bombay. डिटेक्टिव सीरियल। और वहाँ मुझे विजयानंद साहब से मेरी मुलाकात हुई और विजयानंद साहब के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा, बहुत बातें की उनसे। सिनेमा पे बात करते थे आप? सिनेमा पे बहुत बातें की, हालांकि वो मतलब मैं तो बिल्कुल बच्चे की तरह ही था जी। तो मैं बीच बीच में उनसे पूछता रहता था बस। वो तो कभी वो झटक भी देते थे, कभी कोई टेढ़ा भी जवाब दे देते थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बताया। आपने हिम्मत नहीं आ रही है ऐसा? मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने इनफैक्ट विजयानंद साहब को एक दिन बोला जी, मैंने कहा सर मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, आप कोई भी फिल्म बनाइए मुझे बताइएगा, मैं असिस्ट करूँगा। तो मेरी तरफ देखने लगा, बोले क्यों असिस्ट करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं सर मैं सीखना चाहता हूँ। कल अगर सीखना है तो जाके किसी बुरे डायरेक्टर को असिस्ट करो, क्योंकि अच्छा डायरेक्टर जो होता है उसके दिमाग में सब कुछ होता है, कभी पता नहीं लगता वो करता क्या है। सीखना है तो ये सीखोगे सिनेमा में क्या नहीं करना है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि बजाय इसके कि करना क्या है। तो ये उनका एक देखने का नज़रिया था। और विजयानंद साहब ने एक दिन मुझे एक छोटा सा एक एनेक्डोट बताया था कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने गाइड बनाई। अच्छा, विजयानंद साहब बहुत ही अलग तरह के फिल्म मेकर थे, लेकिन जो नियो रियलिज्म का जो सिनेमा था वो उनके पल्ले कभी नहीं पड़ा। अच्छा। वो उसके बहुत खिलाफ थे। तो वो कहते थे क्या मतलब सिनेमा बनाते हैं लोग। हालांकि मुझे काफ़ी झटका लगा था, मुझे लगा था कि अरे ये आदमी तो खुद मतलब इतना एक्सपेरिमेंटल रहा है, फिर ये मतलब नियो रियलिज्म को ऐसे क्यों नकार देता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जब गाइड बनाई और गाइड पूरी दुनिया में घूमी, कई फेस्टिवल्स में गई, यहाँ तक कि ऑस्कर्स के लिए भी उसकी एंट्री गई थी। उस वक्त he was introduced to a lot of European cinema which was going through the neo-realism and everything. And he said, I was so confused. Everybody was saying that this is great cinema, and I was not understanding कि हो क्या रहा है यार। कल मैं इतना confused वापस आया बॉम्बे, कल मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन मैं रात को गया देव साहब के घर पे और मैंने कहा देव साहब मुझे पिक्चर बनानी है। तो बोले क्या पिक्चर बनानी है? कहना मुझे नहीं मालूम क्या पिक्चर बनानी है, लेकिन मुझे इतना मालूम है मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पिक्चर बनानी है who does not exist. And that was Jewel Thief. He started with one idea, the man who does not exist. And he made a film called Jewel Thief. And I think world thriller, world cinema के अंदर, literature के अंदर अगर thriller का कोई अगर epitome है तो वो यही फिल्म है। क्या बात है। तो यहाँ पर एक तरह से ये हमारा ट्रिब्यूट भी होगा उनको। ज्वेल थीफ का गाना सुनवा दिया। बिल्कुल एकदम, ये दिल ना होता बेचारा। और ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना वो कोई आवारगी पे निकला हुआ है, अपनी मस्त बिल्कुल बेफिक्री में उसके आलम में चला जा रहा है कि कहीं तो मंजिल मिलेगी, वैसी वाली कोई बात है। लेकिन आपको तो अपनी मंजिल मिली है। ये अगेन आई डोंट वांट टू साउंड वेरी फिलोसफिकल, लेकिन आई थिंक ये सच है जो लोग कह गए हैं और कहते हैं कि एक्चुअली मंजिल होती नहीं है, ये सफ़र ही है। आप सफ़र पे जा रहे हैं और आप कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से होके गुजर रहे हैं, यही है। मुझे मेरी मंजिल, मैं अगर सच बताऊं तो नहीं मिली है, और मुझे शायद ये मालूम भी नहीं है कि मेरी मंजिल है कहाँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि मैं चलना चाहता हूँ और मैं चलते रहना चाहता हूँ। सौरभ जी लेखक के रूप में सत्या से जुड़े रहे, फिर आपकी कुछ फिल्में हैं, दिल पे मत ले यार, कलकत्ता मेल, रघु रोमियो, मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया भी था, फिर चेहरा है, मुंबई एक्सप्रेस है, सलाम इश्क, फिर मिथ्या है, लक बाई चांस। इनमें से कुछ फिल्में बहुत चर्चित भी हुई, कुछ कम चर्चित रहीं। लक बाई चांस के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि ये भी एक वो सिनेमा की पूरी स्ट्रगल और उसको लेकर के ये फिल्म है पूरी। लक बाई चांस के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। छोटी सी गलती हुई है जो पता नहीं इंटरनेट के थ्रू हुई है या क्या, लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि लक बाई चांस इज रिटन बाय मी। इट इज़ नॉट। अच्छा। उसकी स्क्रिप्ट और सब कुछ जो है वो जोया अख्तर ने ही किया था, और जो लोग उससे जुड़े रहे हैं राइटिंग में वो लोग अलग हैं। मैंने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका अदा की है। लक बाय चांस में राइटिंग में मेरा ये शक मुझे भी था, क्योंकि वो फिल्म देखते हुए मैं कहा कि मैं इसको चलिए क्लियर कर लेता हूँ, ये एक बहुत अच्छी बात ये बात मैं आज रेडियो पे भी बता देता हूँ, मैंने इंटरनेट पे भी ये बात बोल दी है जी। ये पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन लोगों को लगता है कि लक बाय चांस इज रिटन बाय मी, विच इट इज नॉट। बहुत अच्छी बात है। आपकी एक और फिल्म है आई एम 24, ये अंडर प्रोडक्शन है कि हो गई? ये फिल्म बन के तैयार हो गई है, अब ये रिलीज पे है। और इस साल के मध्य में
तकरीबन आप ये फिल्म देख पाएंगे। क्या है इसके बारे में कुछ बताइए, कैसी क्या कहानी है इसकी? थोड़ा सा कुछ कहानी बहुत ही सिंपल है। मैं इतना आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसे 42 साल उम्र के एक ऐसे आदमी के बारे में कहानी है जो कि राइटर है, आर्टिस्ट है और जीवन में बहुत डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो इस मुंबई शहर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है जहाँ तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी है, और छोटे शहर से आया हुआ आदमी है और काफ़ी डिप्रेशन के दौर से वो गुज़र रहा है। एक रात जब वो बहुत डिप्रेस था तो वो इंटरनेट पे एक लड़की के साथ चैट करता है और वो उसको बोल देता है आई एम 24, मेरी उम्र 24 साल है। और फिर वो एक झूठ से किस तरह से वो एक ज़िंदगी बनाता है जो कि एक झूठ पे टिकी हुई ज़िंदगी है, लेकिन उस ज़िंदगी में बहुत खुशियां हैं, बहुत सारे हाइज हैं, लेकिन अंततः सच का सामना उसे करना ही पड़ता है। तब क्या होता है इस द फिल्म। बहुत ही दिलचस्प विषय है जी। और एक और फिल्म के बारे में हम जानना चाहेंगे, रात गई बात गई। जी, रात गई बात गई आज से तकरीबन 5 साल पहले, 5-6 साल पहले एक पार्टी में मुझे एक आइडिया आया था, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप पार्टीज़ में जाते हैं एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन यू टॉक अ लॉट और यू डू कपल ऑफ थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें आप करते हैं जो सुबह आप याद नहीं कर पाते हैं, और वो बहुत दुखदाई स्थिति होती है। आपको लगता है कि अरे यार मैं उनके साथ खड़ा हुआ था रात को, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने, सही बोला गलत बोला, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, या मुझे कहना नहीं चाहिए था। इस तरह की बहुत रोज़मर्रा की एक फीलिंग होती है। तो उसको लेके ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था और मैंने ये रजत कपूर को ये आइडिया सुनाया था, और रजत गॉट वेरी एक्साइटेड एंड ही सेड कि प्लीज़ डू दिस फिल्म। तो मैंने रजत को बोला कि भाई आइडिया मेरे पास है, तुम स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट लिख दो और फिर मैं इसका दूसरा ड्राफ्ट मैं लिखूंगा और मैं करूंगा। स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट रजत ने लिख दिया। उसके बाद काफ़ी समय तक हमें प्रोड्यूसर नहीं मिले और फिर फाइनली PNC अग्रीड टू मेक द फिल्म। ये हमारी बदकिस्मती कहिए कि जब ये फिल्म रिलीज़ पे आई तब तक एक हॉलीवुड में एक फिल्म हैंगओवर के नाम से आ गई थी, जिसका प्रेमाइस सेम है लेकिन फिल्म सेम नहीं है। लेकिन जैसा होता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अपनी पत्नी के बारे में कि भाई जैसे लोग सोच लेते हैं कि अरे भाई ये तो लिखा सौरभ नहीं होगा, तो उसी तरीके से लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो कॉपी ही होगी। लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो फिल्म अपने आप में कम्प्लीटली अन ओरिजिनल फिल्म। और इस फिल्म को न्यूयॉर्क में एक सैफ करके एक फेस्टिवल होता है जी, उसमें इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। आपने एक ऑस्कर जिसको मिला है उस फिल्म में भी काम किया, स्लम डॉग मिलियनेयर में, और उसको लेकर के कुछ विवाद भी रहे, बहुत सारी बहसें भी हुई। उसका अनुभव मुझे बताइए कैसा रहा, क्योंकि उसमें जो डायरेक्टर थे वो बाहर के थे, फिल्म की पूरी पृष्ठभूमि तो भारत की थी हालांकि जी। कैसा महसूस हुआ, क्योंकि आपने भारतीय जो निर्देशक उनके साथ में भी काम किया, खुद निर्देशन भी किया है आपने जी। पहली बात तो ये कि डैनी बॉयल से जब मैं पहली बार मिला था, उससे पहले मैं उनकी फिल्में देख चुका था। द बीच उनकी जो फिल्म थी वो देख चुका था मैं, सनशाइन उनकी एक फिल्म है वो देख चुका था, ट्रेन स्पॉटिंग उनकी बहुत मशहूर फिल्म रही है वो देख चुका था मैं। तो उनके काम से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और वो यहाँ पर आए और उन्होंने मेरी कास्टिंग की जब इस फिल्म में, तो मुझे खुशी इस बात की थी कि एक ऐसे आदमी से जुड़ना जिसका काम मैंने देखा है, और चूंकि वो विदेश में रहने वाला डायरेक्टर है तो हमेशा ऐसा मौका मिलेगा नहीं कि भाई आज नहीं तो कल, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक बहुत अच्छा था मेरे लिए। एक छोटी सी चीज़, वेस्ट का जो नज़रिया है आर्ट को लेके, स्पेशली एक्टिंग को लेके, उनके यहाँ रियलिज्म की तरफ बहुत जोर रहा है। आप जितना उसको कम करेंगे और जितना सटल करेंगे और जितना अनकहा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि थोड़ा हमारे यहाँ अब हालांकि काफ़ी होने लगा है, लेकिन एक समय था कि हमारे यहाँ हर चीज़ को प्रोनाउंस किया जाता था, हर चीज़ को कहना पड़ता था। आप अगर दुखी हैं तो आपको दुखी दिखाना पड़ता है, आप हंस के सीन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही सुखद अनुभव था, क्योंकि एज एन एक्टर इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। ऑलमोस्ट इट वाज लाइक कि आप जो सीन है, जो भी आपका इमोशन है सीन के अंदर,
वो उसको सोचना भर काफ़ी है, एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टू द डायरेक्टर, एंड दैट वाज वेरी वेरी नाइस। सौरभ जी, कई लोग कहते हैं कि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया है, ओवररेटेड है। ये हर एक का एक पर्सनल हो सकता है, जैसे कि टाइटैनिक को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, और ऐसा माना, बहुत सारे लोगों का मानना है कि टाइटैनिक वाज एन ओवर हाइप्ड फिल्म, इट डिड नॉट डिजर्व दोज मेनी ऑस्कर्स। इनफैक्ट उसी वक्त में साइमन बुफे, जिन्होंने ये स्लम डॉग के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखा, उनकी एक लिखी हुई फिल्म फुल मॉन्टी उसी टाइम पे आई थी, एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट फिल्म। तो ये एक पर्सनल वो है, बात ये नहीं है कि ये फिल्म सच्चाई कितनी दिखाती है या उस तरीके से दिखाती है कि नहीं दिखाती है जिस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, इसमें जो एक आय है वो एक फॉरेन आय है, तो जिस तरह से वो देखते हैं चीज़ों को, उस तरह से उन्होंने इस रियलिज्म को देखा। वो भले ही हो सकता है कि हमारे रियलिज्म से अलग हो, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है एज अ फिल्म, एज अ पीस ऑफ आर्ट, उस आदमी ने वो फिल्म में काम किया या नहीं किया, जो मुझे लगता है कि वो उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया। वरना देखिए हर जगह का, अब जैसे एक फिल्म का एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है द सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड देख के मुझे लगता है कि वो दुनिया ऐसी ही होगी, लेकिन ब्राज़ील में रहने वाले लोगों को अगर आप दिखाएंगे वो फिल्म तो बोलेंगे नहीं यार, थोड़ा तो एक्स्ट्रा किया हुआ है यार। तो ये एक नज़रिया है जी। इस नज़रिए से आप अग्री कर सकते हैं, आप डिसअग्री कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिट ऑफ द फिल्म मेकर टू मेक अ फिल्म। सो मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को ऑस्कर नहीं मिलना चाहिए था या ओवर हाइप्ड फिल्म है, ऐसा कहना गलत है। चूंकि इस फिल्म का जिक्र चला है और इसका एक जो गाना है उसके लिए ऑस्कर भी मिला, गीतकार को, संगीतकार को, रहमान साहब को, गुलजार साहब ने इसके बोल लिखे हैं, तो ये गाना सुनवा दिया जाए। बिल्कुल, एकदम तुरंत सुनवा दिया जाए। सौरभ जी, एक सवाल मेरा ये है कि इन दिनों थिएटर से आपकी कितनी दूरी है या नज़दीकी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। फिजिकली तो थिएटर में नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इट्स नॉट अ स्टॉप गैप सिचुएशन फॉर मी। थिएटर मेरे लिए ऐसा नहीं है कि अच्छा सुनो अभी 1 महीना कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो थिएटर करते हैं। मैं थिएटर के बारे में सोचता हूँ तो इट्स लाइक एनी अदर वर्क फॉर मी, कि भाई फिर मैं प्ले करना चाहूँगा तो ज़रूर करना चाहूँगा जिसको पूरा समय दे सकूँ और वो समय मुझे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन थिएटर से मैं जुड़ा रहा हूँ, बीच में छोटा छोटा काम मैंने किया है। जैसे मैंने कुछ 10-1 साल पहले एक प्ले लिखा था और डायरेक्ट किया था जिसका नाम काल था। उसके बाद एक प्रोजेक्ट हुआ विच वॉज नॉट एग्जैक्टली थिएटर, लेकिन 5 राइटर्स, जिसमें अनुराग कश्यप की भी कहानी थी, मेरी भी कहानी थी, उनका मंचन हुआ था और नसीर साहब ने उसमें एक कहानी का मंचन किया था। तो जो मेरी कहानी थी, मैंने कहा कि यार भाई मैं एक्टर भी हूँ तो अपनी कहानी का मंचन मैं खुद करूँगा। तो वो प्रोजेक्ट मैंने किया था, दैट्स कॉल्ड द चिलर रूम। चिलर रूम मैंने किया था। रिफॉर्मेशन में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर कहानियाँ थी, 5 कहानियाँ थी। फिर मैंने एक प्ले ट्रांसलेट किया था अनाहिता के लिए, अनाहिता ओबेरॉय के लिए, जिसका नाम है बॉम्बे ब्लैक। और इस तरह से मैं थिएटर से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। अगर मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ थिएटर तो मैं जाके देखता ज़रूर हूँ और लोगों का काम अप्रिशिएट करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ थिएटर पहुँच गया है। तो दूरी तो मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि दूरी मन से होती है और मन से थिएटर दूर है नहीं। इन दिनों फिल्म के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? देखिए IM24 जो है वो रिलीज़ होने वाली है। उसके बाद एक और फिल्म मेरी बनाई हुई फिल्म जो है, जिसको लिखा भी मैंने है और निर्देशन भी मैंने ही किया है, उसका नाम है पप्पू कांड डांसवाला। तो वो एक फिल्म है जिसमें आपको विनय पाठक दिखेंगे, नेहा धूपिया दिखेंगी और रजत कपूर दिखेंगे उस फिल्म में। ये 2 फिल्में जो हैं मेरे निर्देशन में और लेखन में हैं। एक फिल्म है ऊट पटांग, जिसको लिखा मैंने है और उसमें एक बहुत अच्छा रोल भी किया है मैंने। वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसका जैसा टाइटल है जी हाँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइटल की तरह ही उसकी स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट है जो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। और एज एन एक्टर बहुत सारी फिल्में हैं जो आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अभी एक फिल्म आ रही है पाठशाला, उसमें प्योरली एज एन एक्टर आई वर्कड। एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है द सीजन्स ग्रीटिंग, वो आपको देखने को मिलेगी। और बाकी आजकल अगर मैं पूछें क्या कर रहा हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ
और स्क्रिप्टें लिखता हूँ और फिर फ़ोन करके प्रोड्यूसर से बात करता हूँ कि भाई ये फिल्म बनाइए। मतलब जैसे कभी थिएटर के अलावा, फिल्म के अलावा, अपनी जो रोज़मर्रा के जो काम है, जो आपका प्रोफेशन भी है, शौक भी, उसके अलावा भी तो कुछ चीज़ें होंगी जिनमें आपको बहुत रुचि है, जिनके साथ में कभी कभी आप वक्त गुजारते होंगे। वो शौक कौन से हैं आपके? एक छोटी सी घटना बताता हूँ जी। मेरे ख्याल से शायद आपको उसमें जवाब मिल जाएगा इसका। मेरा एक दोस्त है जो कुछ समय के लिए मलेशिया में था, अमित सिंह खरबंदा उसका नाम है। तो वो मलेशिया में था उन दिनों और वो मुंबई आया हुआ था और उसने मुझे फ़ोन किया और उसने बोला यार सौरभ तेरे से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ यार आजा मिलते। तो बोला कहाँ मिलेगा? मैंने कहा मैं एडिट कर रहा हूँ तो तू आ जा, एडिट पे आ जा, वहीं बैठ के बात करेंगे और फिर शाम को वहाँ से निकलेंगे, देन विल गो आउट एंड हैव डिनर एंड एवरीथिंग। तो वो कुछ 2 बजे आया मेरे पास और शाम को 7 बजे तक मैं एडिट करता रहा। तो एडिटिंग में जैसा होता है कि भाई आपने 2 मिनट बात भी की अपने दोस्त से और फिर आप एडिट करते रहे। तो वही अपने सिनेमा की बात। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, कार में जा रहे थे तो मैंने कहा भाई मेरे फिल्म के गाने सुन, तो उसको गाने सुना दिए। फिर उसके बाद हम लोग डिनर करने लगे तो फिर मैं बताने लगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये किया वो किया, मतलब काम की ही बातें सारी। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद कुछ 10-15 दिन बाद रात को एक दिन उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि यार सौरभ मैं बड़ा चिंतित हूँ तेरे को लेके। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा नहीं यार जो तू लाइफ जी रहा है, मैं मानता हूँ काम अच्छी बात है लेकिन लाइफ काम के अलावा भी बहुत कुछ होती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? रात के वक्त फ़ोन आया था, मेरा भी दिमाग थोड़ा भन्ना गया, मैं भी डर गया कि पता नहीं क्या मेरे को लेके चिंतित है। तो बोला नहीं यार सौरभ ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। मैंने कहा जैसे? तो बोला नो यू मस्ट टेक हॉलीडेज। तो मैंने कहा बॉस यू डू नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, आई एम ऑन अ हॉलीडे फ्रॉम लास्ट 25 years, यू नीड अ हॉलीडे, आई डोंट, बिकॉज मैं तो कॉन्स्टेंटली हॉलीडे पे ही हूँ। तो मेरी बात का जवाब यह कि मेरी जिंदगी में और कुछ है नहीं। हाँ एक चीज़ है जो अभी तक फिल्म से स्ट्रेट अवे नहीं जुड़ी है, वो टेबल टेनिस है जो आजकल मैं शाम को 1 घंटा खेलता हूँ। वही एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। आपने कहा कि आप एडिट कर रहे थे, तो एडिटिंग में आप खुद बैठते हैं? एक डायरेक्टर हमेशा एडिट पे बैठता है, उसका एडिटर जो होता है वो हमेशा वहाँ होता है, लेकिन फाइनली इट हैज़ टू शेप अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ द डायरेक्टर। क्योंकि एडिटिंग मैं समझता हूँ कि फिल्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके हिसाब से वो फिल्म को एक पूरी शेप देने में उसका क्या रोल है? उससे किस तरह से फिल्म अब आकार लेती है? कौन सी चीज़ें आप उसमें काटते हैं? मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको स्पॉट पे भी सूझती होंगी कि आप ये चीज़ निकाल दीजिए। जी किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? देखिए बेसिकली एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, दैट फिल्म मेकिंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट लास्ट, विच इज़ एक्चुअली योर साउंड इज़ योर लास्ट पार्ट। जिस दिन आप साउंड लॉक करते हैं और फाइनल मिक्स करते हैं, आपकी फिल्म उस दिन मैरिड प्रिंट के लिए तैयार हो जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इज़ जस्ट राइटिंग। फर्स्ट यू राइट ऑन अ पेपर एंड देन व्हेन यू गो ऑन द शूटिंग यू आर स्टिल राइटिंग, and you're writing through your camera and through the improvisation of your actors. And when you sit in the edit, it is again rewriting कि what is working and what is not working. And that is why कभी कभी जो पेजेस पे लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है उसके जो सीन नंबर हैं वो एडिट में चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जब आप फाइनली विजुअली फिल्म को देख रहे हैं तो इट इज़ एक्चुअली अ स्टोरी टेलिंग। तो विजुअली वो कौन सी चीज़ कहाँ वर्क कर रही है वो आपको देखना पड़ता है। सो इन द कॉन्सेप्ट you should never think once the writing is over the film is over. No, writing का प्रोसेस ही है क्या बात है, जो लास्ट तक चलता है। बहुत खूबसूरत जवाब। अब एक बस आखिरी सवाल है मेरा जी। कि इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करें, बहुत सारी क्लासिक्स भी हैं, किन बड़े निर्देशकों को याद करते हो? उनकी किन फिल्मों का जिक्र करेंगे आप? फिर उनका एक गाना हम उनको डेडिकेट करेंगे आपकी तरफ से, जिनको आप बेस्ट सिनेमा मानते हैं अपने लिहाज से। बिमल रॉय की बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन यहाँ गाने के लिए, और वो उनकी एक ऐसी फिल्म जो कि बहुत ही गुदगुदाने वाली फिल्म है, परख उनकी एक फिल्म है, मिला है किसी का झुमका, उसका गाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि बहुत सारे डायरेक्टर्स रहे हैं, विजयानंद साहब रहे हैं, वी शांताराम रहे हैं, गुरुदत्त, बहुत सारे नाम रहे हैं जिन्होंने इंस्पायर किया है मुझे। गुरुदत्त साहब जो उनकी फिल्म है, जो हालांकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं की है लेकिन उनका असर काफ़ी है उसमें, वो गुरुदत्त की ही फिल्म हमेशा से कही जाती रही है, हालांकि नाम अबरार अलवी साहब का है। जी। उसका जो गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी।
शकील बदायूनी साहब के बोल हैं, हेमंत कुमार साहब का संगीत है। आइए सुनते हैं। सौरभ जी, बातचीत का सिलसिला तो वैसे ये निर्भर करता है कि हम उसको रोकना चाहें तभी रुकेगा, वैसे तो चलता रहेगा। और बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करते हुए, लेकिन समय की हमारी अपनी सीमा है। ये उम्मीद ज़रूर है कि फिर कभी हम आपको बुलाएंगे तो आप ज़रूर आएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से, श्रोताओं की ओर से, विविध भारती की ओर से, कि आपके सारे सपने पूरे हों, बुलंदियों को छुएं आप कामयाबी की। और जब कभी मौका मिले तो फिर आइए, हम फिर बातचीत करेंगे आपके साथ में। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान थे चरित्र अभिनेता, लेखक और निर्देशक सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला से बातचीत कर रहे थे कमल शर्मा। ये था बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्